हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड समसामयिकी मार्च माह 2020 का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं। और मुझे आशा है अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिद्वार में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन अर्थात साहित्य त्योहार का आयोजन किया गया। हरिद्वार में जयपुर की तर्ज पर ही गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में लिटरेचर फेस्टिवल के निदेशक प्रोफेसर श्रवण कुमार द्वारा यह शुरू किया गया है। और इस फेस्टिवल का जो मूल उद्देश्य है वह साहित्य से विमुख हो गए लोगों में साहित्य की चेतना जगाना है। हरिद्वार में साहित्य त्योहार समाज और शिक्षण संस्थानों को साहित्य से जोड़ने का एक सेतु का काम बनेगा। लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन फिल्मकार व संगीतकार समीर अजनान ने किया है और इसके अलावा महिला जगत की साहित्यकार और लेखकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत के विभिन्न राज्यों के साहित्यकारों के साथ साथ ही नेपाल और भूटान के साहित्यकारों ने भी इस अनूठे आयोजन का हिस्सा बने। हरिद्वार में यह 2 दिवसीय फेस्टिवल चला और इसका आयोजन जैसे कि बताया गया है ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजन हुआ ही है। बात अगर हरिद्वार को लेकर करें तो सर्वप्रथम गंगा नदी हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती ही है और इसीलिए हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है, अर्थात गंगा जी मैदान में प्रवेश करती है। बात अगर पुराणों में करें तो गंगा द्वार, माया क्षेत्र, माया तीर्थ, सप्त आदि नामों से जानी जाती है और प्राचीन काल में कपिल मुनि के नाम से भी इसे कपिला कहा गया है। बात अगर गुरुकुल कांगड़ी की विश्वविद्यालय की करें जिसकी स्थापना 1902 स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी। आपको पता ही, अगर इसके बाद हम बात समझे, इसी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को 1962 में भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट 1956 की धारा 3 के अंतर्गत इसे समविद्यालय अर्थात डीम यूनिवर्सिटी की मान्यता दे दी थी। अगला टॉपिक है एयर मार्शल विजय पाल सिंह राणा भारतीय वायुसेना के महानिदेशक बने। एयर मार्शल विजय पाल सिंह राणा प्रतापनगर यानी कि नेल्डा गांव जो टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं और वर्ष 2014 में उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था और वर्तमान में यह भारतीय वायुसेना के महानिदेशक बने हैं। वायुसेना के इस पद पर पहुंचने वाले राणा जी टिहरी के पहले व्यक्तित्व हैं और वहाँ की जो आम लोग हैं वो बड़े ही उत्साहित हैं। बात अगर वायुसेना की करें, इंडियन एयरफोर्स की करें तो भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा, वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करता है। स्थापना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 में स्थापना होती है। आज़ादी से पहले 1950 से पूर्व इसे रॉयल इंडिया एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज़ादी के बाद इसमें से रॉयल शब्द को हटा करके इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। इसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना का दर्जा भी मिला है। इसके द्वारा ऑपरेशन विजय गोवा का जब अधिकरण हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, तमाम ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जिनके तहत इसने अपना लोहा लिया है। बात अगर वायुसेना की करें तो स्किन कमेटी द्वारा 1926 ईस्वी में की गई सिफारिशों के आधार पर भारतीय वायुसेना का गठन किया गया और ब्रिटिश कालीन भारत में रॉयल एयरफोर्स के एक सहायक हवाई दल के रूप में किया गया था। भारतीय वायुसेना अधिनियम 1932 को उसी वर्ष 8 अक्टूबर को इसे लागू कर लिया गया और इसलिए प्रत्येक 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान अर्थात निम ने 15 दिवसीय स्कीइंग कोर्स दायरा बुग्याल से शुरू किया। जी हाँ, उत्तरकाशी में आप देख पाएंगे जिस तरीके से नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना होती है 14 नवंबर 1965 में। निम उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय के हिम शिखरों की तलहटी में जहाँ टिम्बर रेखा अर्थात पेड़ों की पंक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं, वहीं से मखमली घास के मैदान प्रारंभ होने लगते हैं।
आमतौर पर यह 8 से 10,000 फीट की हाइट पर आपको देखने को मिलेंगे। गढ़वाल हिमालय में इन मैदानों को ही बुग्याल कहा जाता है। जी हाँ, बुग्याल हिम रेखा और वृक्ष रेखा के बीच का क्षेत्र होता है। स्थानीय लोग और मवेशियों के लिए यह चारा का काम होता है। और गर्मियों में मखमली घास पर क्या होता है, घास होती है, लेकिन जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो यहाँ पर इन्हीं घास पर, मखमली घास पर बर्फ़ की चादर बिछ जाती है। तो ये बुग्याल स्कीइंग और अन्य बर्फीली खेलों के अड्डे बन जाते हैं। और इसी के मद्देनज़र दायरा बुग्याल, जो कि उत्तरकाशी में, जो समुद्र तल से लगभग 3048 मीटर की हाइट पर स्थित है, उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर स्थित भटवाड़ी नामक स्थान से इस खूबसूरत घास के मैदानों को देखा जा सकता है। और बात वर्तमान में करें तो यहाँ पर स्कीइंग कोर्स चल रहा है दायरा बुग्याल में, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये चर्चाओं में रहा। अगला टॉपिक है, नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा की 8 सहायक नदियाँ शामिल की गई। नमामि गंगे परियोजना, जिसके तहत गंगा की 8 सहायक नदियों ढेला, भेला, कल्याणी, गोला, पिलखर, नंधौर, सुसवा और कोशी शामिल हैं। दरअसल भारत सरकार द्वारा गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत जून 2014 में की गई थी। और इस परियोजना में भारत की 5 राज्य, जिसमें झारखंड है, उत्तर प्रदेश है और पश्चिमी बंगाल और बिहार शामिल है। तो 5 राज्य यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे परियोजना में। बात अगर गंगा को लेकर करें तो गोमुख से लेकर के हरिद्वार तक के सफ़र के दौरान गंगा को अपने किनारे बसे 15 शहर और 132 गांव से जूझना पड़ रहा है। रोजाना ही निकलने वाले टनों कूड़ा कटकर से लेकर के करोड़ों लीटर सीवरेज से गंगा का आंचल मैला हो रहा है और जिसमें बहुत सारी गंदगी जो है उड़ेली जा रही है। गंगा को इस मुश्किल से निकालने की और उसे साफ सुथरा बनाने के लिए एक परियोजना लॉन्च की गई है, जिसका नाम था नमामि गंगे परियोजना। इसके मद्देनजर आपने देखा होगा किस तरीके से हमने एक यहाँ पर राष्ट्रीय गंगा परिषद की भी स्थापना की गई थी 2016 में। नमामि गंगे एक एकीकृत संरक्षण मिशन है और भारत सरकार द्वारा वही जून 2014 में इसे फेलोशिप योजना के तहत मंजूरी मिली। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा संचालित है। इसका लक्ष्य क्या है कि सर गंगा जो है, जो राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को कम करना, संरक्षण और इसका कायाकल्प करना है। नेक्स्ट टॉपिक है, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने शुरू किया मिलो, जुड़ो और बदलो जन अभियान। लालकुआं पहुंची उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की परिवर्तन यात्रा, जहां पार्टी के महासचिव प्रभात ध्यानी ने कांग्रेस और बीजेपी को जमकर कोसा। उन्होंने दोनों पार्टियों पर लूट खसोट करने की राजनीति का आरोप लगाया। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी द्वारा निकाली गई परिवर्तन यात्रा कल लालकुआं विधानसभा पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। वहीं पार्टी नेताओं ने लोगों को संबोधित करते हुए लोगों से कांग्रेस और बीजेपी को विकल्प के रूप में अपनी पार्टी को जिताने का आह्वान किया। वहीं पार्टी के महासचिव प्रभात ध्यानी ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दोनों पार्टियों पर लूट खसोट की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस बीजेपी पर सत्ता हथियाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त कर संविधान की धज्जियां उड़ाने का भी आरोप लगाया। यात्रा कल रामनगर से शुरू हुई है, जो 3 जनपदों नैनीताल जनपद, उधमसिंह नगर, चंपावत के 17 विधानसभा में ये यात्रा जाएगी। और इसका मुख्य मकसद है कि कांग्रेस भाजपा के शासन में जो 16 सालों के अंदर उत्तराखंड को इन दोनों ने बर्बाद किया है, उससे जनता को सावधान रहने की अपील कर रहे हैं कि जनता के पास 2017 अंतिम मौका है, जो उत्तराखंड को जो थोड़ा बहुत बचा भी है उसको बचाने का मौका है। जमीन आवंटन मामले को लेकर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने अल्मोड़ा के गांधी पार्क में राज्य सरकार के खिलाफ धरना देकर जोरदार नारेबाजी की। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने राज्य सरकार पर जमीन आवंटन को 1 साल पूरे होने पर जमकर विरोध किया और राज्य सरकार से जमीन वापस लेने की मांग की। वहीं पीसी तिवारी ने कहा कि सरकार जिंदल को लाभ पहुंचाना चाहती है, सरकार का जनता से कोई लेना देना नहीं है, इस जमीन आवंटन से जनता को कोई लाभ नहीं है। पिछले साल 22 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने
नैनीशार में अंतर्राष्ट्रीय स्कूल का शिलान्यास किया था और तब तक वो ज़मीन सरकार के पास नहीं थी, वो सार्वजनिक भूमि थी। एक सार्वजनिक भूमि को अगर कोई गरीब आदमी उस पर 1 फीट ज़मीन पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ पीपी एक्ट में मुकदमा चलता है। लेकिन हरीश रावत ने जिंदल का अवैध कब्जा कराया, इसलिए इस मुख्यमंत्री को सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और हमारा कहना है कि मुख्यमंत्री पर सार्वजनिक भूग्रास अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री को हम धिक्कार भेजते हैं, उत्तराखंड की जनता धिक्कार करती है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का गठन 18 जनवरी 2009 को किया गया था, ठीक है, और यह जमीनी विचार विमर्श के बाद किया गया था। 2009 में इसने संसदीय चुनाव में भी अपने 2 उम्मीदवार खड़े किए थे और 2012 में विधानसभा चुनाव में भी 15 उम्मीदवार इसने अपने रखे थे। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी जो है वो जनता के बीच हरित राजनीति के बारे में जागरूक करना, साथ ही साथ पार्टी के अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो पीसी तिवारी जी ने कहा है कि जो सरकार है वर्तमान में वो CAA और NRC आदि जैसे मुद्दों को लेकर के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनसे भटका रही है और इसी को लेकर के प्रदेश भर में अभियान शुरू कर दिया गया है। तो इस तरीके से उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी आजकल सुर्खियों में है और पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी ने देश के केंद्र सरकार पर यह सीधे सीधे आरोप लगाया है कि वह स्थानीय मुद्दों को भटका रही है, स्थानीय मुद्दों से भटक रही है। उनको स्थानीय मुद्दों पर विशेष अहमियत देनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने ब्रेल लिपि कैलेंडर का विमोचन किया। दरअसल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने ब्रेल लिपि कैलेंडर राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्था अर्थात नेशनल विजन डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट इंस्टीट्यूट के प्रभारी निदेशक कलमवरी सिंह जग्गी ने कैलेंडर भेंट किया है और इसी कैलेंडर का निर्माण भी राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्था द्वारा ही किया गया है। बात अगर हम ब्रेल लिपि की करें तो जिसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था और उन्हीं की याद में आपने देखा है कि प्रतिवर्ष हम विश्व ब्रेल लिपि भी मनाते हैं, दिवस मनाते हैं। इनका जन्म 4 जनवरी 1809 में हुआ था और हर साल इसीलिए प्रतिवर्ष 4 जनवरी को पूरी दुनिया विश्व ब्रेल दिवस के रूप में भी मनाती ही है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। 15 जनवरी के अवसर पर उनकी शहादत के बाद, उनके मरने उपरांत के बाद सेना ने उन्हें सम्मान दिया है और यह सम्मान उनके पिताजी द्वारा या उनके पिताजी को प्रदान किया गया है, जो वर्तमान थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने प्रदान किया है। आजकल आपने देखा ही जिस तरीके से भारत और पाक के बीच में लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है, तो उसी को मद्देनज़र नियंत्रण रेखा के पास IDE लगा करके ब्लास्ट कर रहे थे, तो जिसमें मेजर बिष्ट जी जो हैं वो शहीद हुए हैं, शहादत हुई है। इनके पार्थिव शरीर को देहरादून लाया गया विशेष विमान के द्वारा और फिर इनके शरीर को पंचतत्व में लीन कर दिया गया। बात अगर सेना दिवस को लेकर के करें तो सेना दिवस के अवसर पर पूरा देश थल सेना की वीरता और अदम्य साहस और शौर्य की कुर्बानी की दास्ता को बयान करता है। आप देखेंगे कि भारत में हर वर्ष 15 जनवरी को लेफ्टिनेंट जनरल अर्थात फील्ड मार्शल KM करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर पद ग्रहण करने के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है कि पहली बार भारतीय जो है वो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे KM करियप्पा, जिन्होंने यह पद ग्रहण किया था 15 जनवरी को। और 15 जनवरी को ग्रहण करने के बाद 15 जनवरी 1949 अर्थात 1949 को यह पद ग्रहण किया था। और उस समय जब इन्होंने ग्रहण किया था तो उसमें ब्रिटिश राज के समय से भारतीय सेना के भारतीय सेना के अंतिम शीर्ष गवर्नर थे जनरल रॉय फ्रांसिस बूचर, ये ब्रिटिश थे। तो इन्होंने अपना त्यागपत्र हटा था और फिर वहाँ पर नए जो हमारे फील्ड मार्शल आए वो थे KM करियप्पा 15 जनवरी 1949 को। तो इसलिए प्रत्येक जनवरी को हम सेना दिवस अर्थात थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं।
रिक्वेस्ट है, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको के एग्ज़ाम के लिए आपको पसंद आती है, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आपकी कमेंट, आपका लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।